हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, मैंने वीडियो पार्ट 2 में आप सभी को 5 न्यूमेरिकल बनाने के लिए दिया था और ये बताया था कि आणविक द्रव्यमान या अनुभार कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए जो क्वेश्चन हम दिए थे सबसे पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके बाद फिर नए चीज़ इसी वीडियो में फिर आपको नए चीज़ों को सिखाएंगे। तो देर ना करते हुए, है ना, स्टार्ट करते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो भी चीज़ बता रहे हैं तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखना होगा। अगर आप याद करते हैं, ठीक है ना, तो आगे की और भी रास्ता खुल जाएगी। बस आप इस वीडियो में बने रहें, इस चैनल पर बने रहें, आपका काम होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपका जो 5 क्वेश्चन था उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है KNO3 KCl है, D2O है, CaCO3 है, MgO है। ठीक है, इसका नाम क्या है आइए बताते हैं। सबसे पहले HW में क्या दिए हुए थे, और जो न्यू व्यूअर है उनके लिए मेरा यह कहना है सर कि अगर आप वीडियो पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर को वीडियो देख लें, है ना, उसके बाद फिर देखिएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है KNO3 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। हालांकि देखिए हम आपको बताया था कि पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है, नाइट्रोजन का आपका होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब आपको देखिए पोटेशियम का 39, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो यहाँ पर KNO3 इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट नाम है चला, और इसको सोरा भी कहते हैं। इसका नाम पहले लिख देते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपको ये भी पूछेगा पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक द्रव्यमान सूत्र नहीं भी दे सकता है। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो सोरा के नाम से जानते हैं, दूसरा नाम है सोरा। ठीक है, चलिए इसका डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। देखिए पोटेशियम एक परमाणु है, तो पोटेशियम एक परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान कितना है? 39 प्लस कर दिए, नाइट्रोजन भी एक है तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 ले लीजिए, और ऑक्सीजन 3 वो है, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है तो 16 इंटू का कर दीजिए 3। ये आपका हो जाएगा 14 प्लस 39 प्लस हो जाएगा 48। इसको आप क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। तो 9 8 क्या हो जाएगा? 17। 17 में 4 जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा, हासिल 2 बच जाएगा। 4 3 7 7 1 हो जाएगा 8 8 2 10। तो ये हो जाएगा 101 ग्राम आंसर। पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक द्रव्यमान कितना आ गया? 101 ग्राम। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका KCl है, तो KCl को पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा आपका KCl। तो देखिए पोटेशियम का अभी हम बताए थे 39 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो पोटेशियम भी एक है, क्लोरीन भी एक है, तो दोनों के परमाणु द्रव्यमान को क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, यहीं पर जोड़ दीजिए। तो देखिए पोटेशियम हो जाएगा आपका 39 और ये हो जाएगा 35.5। दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 74.5 ग्राम आंसर हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान पोटेशियम क्लोराइड का कितना आ जाएगा? 74.5 ग्राम। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है। और D2O है, D2O इसको भारी जल कहते हैं। D2O को क्या कहा जाता है? भारी जल। D2O का भारी जल। अब देखिए D का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, D का ये होता है 4। कितना होता है? 4। और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ D कितना है? 1 मिनट
इसका 4 नहीं होता है, यहाँ 2 होता है, सॉरी इट इज माई मिस्टेक। चलो तो यहाँ पे D2O है। अब देखिए D का परमाणु द्रव्यमान कितना 2 होता है, तो 2, तो ड्यूटेरियम 2 है, तो 2 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन के कितना होता है 16, और 16 में 4 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 20 ग्राम, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत आ रही है बनाने में, बताइए, नहीं ना? तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है, CaCO3 है, तो देखिए CaCO3 इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा ग्राम में लिख सकते हैं, यूनिट में लिखिए, ग्राम यूनिट इकाई। अब देखिए CaCO3 है, तो कैल्शियम पहले O3 है, देखिए O3 है तो ऑक्सीजन का परमाणु भर कितना 16, 3 गो ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 कीजिए 48 हो जाएगा। कार्बन है तो कार्बन के कितने परमाणु, एक परमाणु है, तो आप कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना 12, 12 इंटू आप 1 कर दीजिएगा, ये 12 ही रहेगा। कैल्शियम का कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है सर 40, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40। अगर आप वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। तो कैल्शियम यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, तो 40 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद आपको 100 ग्राम मिल जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोल रहे हैं, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे, और संगमरमर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना आ गया 100 ग्राम, इज द राइट आंसर। अब एक और बचा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी क्लियर कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो मैग्नीशियम को कितना होता है परमाणु भर 24 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का तो आप जान रहे हैं 16, तो MgO इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और ऑक्सीजन का एक परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, इसलिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 16 इंटू 1 करेंगे तो कितना रहेगा 16। मैग्नीशियम भी सिंगल है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 24 होता है, तो 24 इंटू 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर अगर आप लिखते हैं, गुना नहीं भी करते हैं, तो जोड़िएगा तो कितना 16 में 24 जोड़ दीजिए 40 हो जाएगा, 40 होगा। चाहे गुना भी कर दीजिए 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा 40, ठीक है। तो ये 40 ग्राम क्या आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा निकल करके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आई है? चलिए अब हम आपको क्या बताएंगे नई चीज, इसी वीडियो में आपको नई चीज भी सिखाएंगे, ठीक है ना, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको आणविक द्रव्यमान निकालने आ गया, अच्छी बात है, क्लास 11th। अगर आप प्यारे बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, 11th क्लास, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा, आणविक द्रव्यमान को निकालना सीखा, ठीक है। अब आपकी पार्ट 3 में आप लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आणविक द्रव्यमान के बाद अब आपको मोल निकालने के लिए बताएंगे, मोल कैसे निकाला जाता है, आज मोल पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए मोल क्या है, तो मोल आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। ये जो मोल है, मोल, ठीक है, MOL मोल, पदार्थ का ऐसे मात्रक, सबसे छोटा मात्रक है मोल, ठीक है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे पदार्थ का ऐसे मात्रक क्या होता है मोल। ये जो मोल है सर, अब इसी के बारे में केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए मोल जो होता है, आप तत्व और यौगिक का निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं, तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट्स, ठीक है, और यौगिक COMPOUNDS,
कंपाउंड्स। ठीक है, मोल करता क्या है? तो मोल जो है तत्व या यौगिक का उसके परमाणु द्रव्यमान को बताता है। एक मोल उस तत्व या यौगिक के परमाणु द्रव्यमान को बताता है। अब ये परमाणु द्रव्यमान कैसे बताता है? अगर तत्व है तो उसके परमाणु द्रव्यमान को बताएगा, अगर यौगिक है तो उसके आणविक द्रव्यमान को बताएगा, अनुभार को बताएगा। अब ये कैसे होता है, आइए इसको करके देखते हैं। देखिए, आपको का नाम है क्वेश्चन, आपको इस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन पहले यहाँ पे देते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि 4 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल है? 4 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल है? ठीक है, ये आपका रहा क्वेश्चन। अब तत्व के मोल बराबर फॉर्मूला एक होता है, आपको फॉर्मूला को याद रखना है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत ज्यादा कोई भारी बात नहीं। तो तत्व का मोल बराबर, तो तत्व का मोल का जो फॉर्मूला होता है ये इस प्रकार से होता है। तत्व का दिया हुआ द्रव्यमान, तत्व का दिया हुआ द्रव्यमान बटे तत्व का अनुभार या आणविक द्रव्यमान। क्योंकि कल की वीडियो में हम यही बताए थे, अनुभार निकालने के लिए या आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो तत्व के मोल का फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर तत्व के, देखिए कैल्शियम क्या है, कैल्शियम तत्व है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 4 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल है? नहीं पूछ रहा है कि 4 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल है, इक्वेशन पूछ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, ये फार्मूला पर बैठा देना है कि तत्व का मोल का जो फार्मूला होता है, तत्व का दिया हुआ द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। अब तत्व का अनुभार या आणविक द्रव्यमान कर लीजिए, या तो फिर आप यहाँ नहीं कर सकते हैं तो तत्व है तो आप परमाणु द्रव्यमान तो बोल सकते हैं। चलो भाई, आपको मिटा दें, हम लिख दिए तत्व का परमाणु भार। आपको ये चीज नहीं आ रहा है तो परमाणु भार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किस तत्व का जो दिया हुआ है उसी का परमाणु भार लिखेंगे। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होंगे, तो 4 ग्राम तो पहले तो क्या है, तत्व का मोल बराबर, तो तत्व का मोल और तत्व का दिया हुआ द्रव्यमान, तो दिया हुआ कितना है, 4 ग्राम है। अच्छा, अब उसके बाद कहता है कि मोल, तत्व के मोल बराबर कि तत्व का दिया हुआ द्रव्यमान, तो यहाँ पर कितना ग्राम कैल्शियम है दिया हुआ, 4 ग्राम, 4 ग्राम ऊपर लिख दिए। फिर कह रहा है बटे तत्व का परमाणु भार, तो कैल्शियम जो तत्व है इसी का परमाणु भार कितना होता है, इसका 40 होता है, तो आप 40 से आप भाग कर दीजिए, ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा, और 4 से आप काट दीजिए तो 1 में क्या आई, 1/10। तो अगर आप काटते हैं 1/10 को तो क्या हो जाएगा, 0.1 मोल इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.1 मोल। इस चीज को आप समझ पाए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको यह बताया कि किसी भी तत्व के एक मोल उसके परमाणु द्रव्यमान को सूचित करता है। पहले ये भी क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ये ऊपर आते हैं। तो आप देखिए यहाँ तो 4 ग्राम था, इसलिए 0.1 मोल आंसर आया। लेकिन अगर यहाँ हम 40 ग्राम कर देते तो आपका आंसर 1 मोल आ जाता। कैसे क्वेश्चन अगर हम चेंज कर दे, ज्यादा नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक शून्य को शामिल कर दीजिए। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। अब कुछ कितना में रहा है कि 40 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होता है, बताइए। तत्व का दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, 40, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40, ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा, 40 से 40 एक बार में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 मोल। तो हम बताएं कि किसी भी तत्व या यौगिक का 1 मोल तत्व रहेगा तो उसके परमाणु द्रव्यमान को बताएगा। तो देखिए 1 मोल, अगर हम बोले कि 1 मोल कैल्शियम यानी Ca, चाहे 1 मोल कोई भी तत्व हो, 1 मोल सोडियम, 1 मोल कार्बन, तब आपको ध्यान देना है कि 1 मोल पूछ रहा है। तो देखिए 40 ग्राम में 40 से भाग देने पर क्या मिला, 1 मोल। ठीक है ना,
ये बात को समझिए। तो 1 मोल कैल्शियम में कितना ग्राम कैल्शियम होगा? तो 40 ग्राम होगा। 1 मोल सोडियम में तो 23 ग्राम सोडियम। 1 मोल कार्बन में तो 12 ग्राम कार्बन। अगर आपको कह दे कि 1 मोल फास्फोरस, 1 मोल फास्फोरस में तो 21 ग्राम फास्फोरस हो जाएगा। क्यों होगा 21 ग्राम? 1 मोल फास्फोरस, 1 मोल पी मतलब क्या? पी फास्फोरस का संकेत होता है। तो 1 मोल फास्फोरस में कितने का? तो फास्फोरस का अणुभार होता है 31। तो जब आप 31 में 31 से भागा दीजिएगा तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। जब 40 में आप 40 से भागा दीजिएगा तो आपका रिजल्ट 1 मिलेगा। 23 में आप 23 से भागा आप देते हैं तो आपका रिजल्ट 1 हो जाएगा। अब 12 में 12 से भागा दीजिएगा तो ये आपको 1 मोल। तो जब भी 1 मोल तत्व का रहे, चाहे यौगिक, तो यौगिक के सबसे छोटा कण अणु कहलाता है और तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर परमाणु भार हो जाएगा। और यौगिक का छोटा कण होता है तो यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है, इसलिए यौगिक के मोल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यौगिक के मोल, पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद फॉर्मूला को बताते हैं। हो गया? ठीक है, तो यहाँ देखिए यौगिक जो है, अब हम लोग यौगिक में आते हैं। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर कोई भी तत्व दे सकता है फ्यूचर में, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि कैल्शियम ही रहेगा, कुछ भी दे सकता है, कोई भी तत्व के बारे में दे सकता है। तत्व के मोल निकाले जा सकते हैं, यौगिक के भी मोल, कोई भी यौगिक। जैसे यहाँ पर आपको दे देगा यहाँ पे 6 ग्राम, यहाँ देखो 12 ग्राम कार्बन सी में कितने मोल है? देखिए तत्व का दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? तत्व का दिया हुआ द्रव्यमान तो 12 ग्राम है। कार्बन का परमाणु भार भी 12 ग्राम होता है, तो 12 ग्राम से ग्राम खत्म, 12 से 12 एक बार में कट जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिला? 1 मोल। तो 1 मोल क्या बता रहा है? तत्व का 1 मोल उसके परमाणु द्रव्यमान को बता रहा है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 ग्राम होता है। तो 1 मोल जब आ रहा है तो 1 मोल ये उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान को बताता है, यही है मोल। समझ गए? और यौगिक में मोल क्या महत्व रखता है? तो यौगिक के मोल, यौगिक के मोल की अगर हम बात करते हैं तो यौगिक के मोल बराबर यही सेम फॉर्मूला हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। यौगिक का दिया हुआ द्रव्यमान, ठीक है, अब बटे यौगिक का अनुभार या आणविक द्रव्यमान। ठीक है, यौगिक के मोलों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वह होता है यौगिक का दिया हुआ द्रव्यमान बटे यौगिक का अनुभार। यौगिक का क्या होता है? अनुभार होता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हम इसको, इस क्वेश्चन को यौगिक में बदलते हैं। जैसे हम इसको चेंज करेंगे, ये हम यहाँ पर क्वेश्चन लगा दें क्या कि 18 ग्राम H2O में कितने मोल हैं? ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, ये क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको बनाना है यौगिक के मोल के जो फॉर्मूला होता है, यौगिक का दिया हुआ द्रव्यमान बटे यौगिक का अनुभार। तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, है ना? तो ये इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि 18 ग्राम लिखिए हल। ठीक है, तो लिखिए कि जल का अनुसूत्र, जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। अब आपको देखना है कि जल में कितने तत्व मौजूद है। एक हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन है, तो आप लिखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। क्यों आप आणविक द्रव्यमान लिखिएगा? क्योंकि आपको अनुभार या आणविक द्रव्यमान निकालना है। अनुभार या आणविक द्रव्यमान निकालना है तो उसके लिए तभी जाकर के आप जल के मोल ज्ञात कर पाइएगा। ठीक है ना? क्या कह रहा है कि अगर यौगिक के आपको मोल निकालना होगा, ठीक है, तो यौगिक के मोल निकालना है तो उसके यौगिक का
ठीक है। यौगिक का आपको आणविक द्रव्यमान या अणुभार निकाल लेना होगा, तो फिर आप यौगिक का मोल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जल का अणु सूत्र लिख दिए, देखिए जल का सूत्र है, तो जल का अणु सूत्र H2O होता है। इसमें जल में कौन सा तो मौजूद है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अगर हम बात करते हैं, द्रव्यमान में बोल सकते हैं, तो 16 ग्राम। इसको ग्राम में डिनोट कर दीजिए। देखिए जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो वीडियो पार्ट 1 जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आणविक द्रव्यमान या अणुभार के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है, ठीक है। वीडियो पार्ट 2 में भी बताया गया है, वीडियो पार्ट 3 में भी कुछ बताया गया है, ठीक है। तो 2, 3 जरूर लिखिएगा। 1 में तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया है, इसलिए H2O। अब जल का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, आणविक द्रव्यमान दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अणु लिख सकते हैं, आणविक द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। अब देखिए जल में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 1 × 2 कर देंगे। 1 × 2 करेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु 1 होता है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 × क्या कर लिए, या 1 × 2 करो या 2 × 1 करो। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 16 × आप 1 कर दीजिए, तो 2 आप प्लस क्या मिल जाएगा, 16, इसको जोड़िएगा तो 18 ग्राम आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला को बैठा दीजिए, क्योंकि अब आपको जल का आणविक द्रव्यमान आपको पता चल गया। आणविक द्रव्यमान कितना आया, 18 ग्राम। यहाँ देखिए 18 ग्राम आ गया है। तो जब 18 ग्राम आ गया है तो आप इसका मूल भी निकाल सकते हैं। कह रहा है कि 18 ग्राम जल में कितने मोल है, तो 18 ग्राम जल है, तब दिया हुआ कितना है, यौगिक के मोल का फॉर्मूला कहता है कि यौगिक का दिया हुआ द्रव्यमान, तो यौगिक का दिया हुआ 18 ग्राम है। और आपका आणविक द्रव्यमान कितना है, 18 द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान 18 किसका है, जल का है, तो जल का आणविक द्रव्यमान पर निकाले हैं तो 18 ग्राम आया। तो ये 18 ग्राम से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल क्या बताता है कि 1 मोल अगर कुछ भी हो, ठीक है, तत्व हो या यौगिक हो, अगर यौगिक हो तो 1 मोल अगर यौगिक है तो उसके अणुभार को बताएगा, अगर 1 मोल तत्व है तो उसके परमाणु द्रव्यमान को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आप नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हट जाते हैं, हो गया, मिटा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और हम लेकर के चलेंगे, जिससे अगर अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाए, देखो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि 44 ग्राम CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल है, ठीक है, कितने मोल हैं। 44 ग्राम CO2 में कितने मोल है, तो 44 ग्राम में जो CO2 है, तो सबसे पहले आपको इसको नाम बताना कि कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है, CO2 होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र CO2 है, तो इसमें कितने तत्व मौजूद है, मात्र 2 ही तत्व मौजूद है। कौन है, एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन। तो कार्बन का परमाणु भार लिखते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 16 ग्राम, ठीक है। इसलिए अब आपको निकालना है मोल, निकालने से पहले आपको देखना है कि तत्व यौगिक है, तो यौगिक है तो यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकालना होगा, तब हम मोल निकाल पाएंगे। इसलिए CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो C कितना है, यहाँ से सिंगल है तो 12, डायरेक्ट कीजिए, 12 में 1 गुना करेंगे 12 ही रहेगा। आई 16 × क्या करेंगे 2, तो 16 × 2 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12 + 32, इसको यहाँ कर देते हैं 12 + 32, आंसर आ जाएगा 44 ग्राम। तो CO2 का आणविक द्रव्यमान या अणुभार आप बोल सकते हैं 44 ग्राम है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को बैठा दीजिए, यौगिक मोल बराबर, तो यौगिक के मोल का जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है कि यौगिक का दिया हुआ द्रव्यमान बटे यौगिक का भार, ठीक है।
तो यौगिक का दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 40, 44 ग्राम, 40 नहीं 44। देखिए यौगिक का 44 ग्राम CO2 में मोल है, 44 ग्राम दिया हुआ है, पहले ऊपर लिख दिए। अब आपका CO2 का अनुभार कितना है 44 ग्राम, तो 44 ग्राम। अब ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, 44 से 44 एक बार में कट जाएगा तो क्या मिल गया 1 मोल। तो 1 मोल कोई भी यौगिक रहेगा वह उसके अनुभार को ही बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी आप लोग निकाले कि 1 मोल जल, तो 1 मोल अगर आप जल बोल रहे हैं तो जल का अनुभार कितना हो जाएगा 18 ग्राम। अगर 1 मोल CO2 की अगर बात तो CO2 का अनुभार या आणविक द्रव्यमान कितना निकल कर गया है तो 44 ग्राम। तो इससे ये पता चलता है कि 1 मोल यौगिक कोई भी 1 मोल यौगिक कोई भी यौगिक रहे वह उसके अनुभार को ही बताता है, और 1 मोल कोई भी तत्व है वह उसके परमाणु द्रव्यमान को बताता है। सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 2 पॉइंट आपको मुख्य बातें लिखवाते हैं, ठीक है। हो गया, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको नोट में कुछ बातें लिखी हुई है, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या कि 1 मोल कोई भी तत्व अपने परमाणु द्रव्यमान को बताता है। 1 मोल कोई भी तत्व अपने परमाणु द्रव्यमान को ही बताता है, ठीक है ना। तो 1 मोल कोई भी तत्व अपने परमाणु द्रव्यमान को बताता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है कि 1 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन जो है अपने परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है। जैसे कि यहाँ बोलता है कि 1 मोल क्या सोडियम, तो 1 मोल सोडियम की अगर बात करें, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना 23 होता है, तो 23 को डिनोट करेगा। यहाँ पर कहेगा 1 मोल मैग्नीशियम, 1 मोल जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 24, यहाँ पे 24 बता रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यौगिक में अगर आप आते हैं तो कहा है कि नोट 1 मोल यौगिक अपने अनुभार या आणविक द्रव्यमान को बताता है, ठीक है। तो 1 मोल यौगिक हो वह अपने अनुभार या आणविक द्रव्यमान को ही बताता है। जैसे कि एग्जांपल 1 मोल जल, 1 मोल जल का आणविक द्रव्यमान कितना 18 ग्राम, और 1 मोल CO2 का आणविक द्रव्यमान 44 ग्राम। जैसे कि अभी अभी आप लोग H2O का अनुभार आप लोग याद किए हैं, तो H2O का अनुभार कितना 18 ग्राम, और CO2 का अनुभार कितना है 44 ग्राम, ठीक है। अगर KCl का अगर आप निकालते हैं, अरे पूछ दिया कि 1 मोल KCl, तो 1 मोल KCl तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका अनुभार आप निकाल दीजिए, पोटेशियम हो जाएगा। तो पोटेशियम कितना हो जाएगा 39, 35 पॉइंट आप 5 जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 74.5 ग्राम। तो 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड में कितना ग्राम पोटेशियम क्लोराइड होगा, तो 74.5 ग्राम कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड होगा, ठीक है। 1 मोल यहाँ पर देखिए, अगर हम लिख देते हैं 1 मोल KCl, ठीक है। तो 1 मोल अगर KCl लिखे तो ये पोटेशियम क्लोराइड का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना 74.5 ग्राम, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ गए। तो मोल निकालने के लिए अब हम आपको HW दे देते हैं, 5 क्वेश्चन घर से बना लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो ये रहा आपका 5 क्वेश्चन, ठीक है। जो फिजिकल केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों क्लास 11th में न्यूमेरिकल नहीं बनाना जानते हैं तो आप ये धीरे धीरे सीखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइबर को भी बढ़ाते रहिए। लव यू, थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद रहेगा, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ आपको कल, ठीक है। तो कल भी आपको यह सब मिलाएंगे अगले वीडियो में, और फिर नई चीज़ों को हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और टाइम कम है तो हम सोच रहे हैं कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण कर पाएँ, और आप अपने मंजिल तक पहुँच पाएँ, ठीक है। तो अलविदा, थैंक्स फॉर watching my video।